बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम डेली रोज़ाना फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमने जो है क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट किया है और उसमें हमने पहले चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है और एक टॉपिक पर हमने एक वीडियो क्रिएट किया है। मतलब एक टॉपिक के लिए एक वीडियो पूरा उस पर क्रिएट किया हुआ है और सारे वीडियो जो है टॉपिक वाइज आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगे। आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट है, अगर आप किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो या आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आया है, उसके जो बेसिक्स हैं वही नहीं पता है, तो आप चैनल पर जा करके और टॉपिक वाइज जो वीडियो है उसमें आप जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपको डाउट हो, जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और हमें ये विश्वास है कि आप अगर उस वीडियो को देखते हो तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका बेसिक जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखें, हर एक सब्जेक्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हों सबके लिए ज़रूरी ये होता है कि उसके बेसिक अगर आपको फंडामेंटल उसके क्लियर हैं तो वो जो सब्जेक्ट है उसमें आप आगे बढ़ते चले जाओगे, उसमें जो एडवांस चीज़ें हैं उसे आप जोड़ते हुए चले जाओगे और बहुत आगे निकल जाओगे उस सब्जेक्ट में। उस सब्जेक्ट के अगर आप मास्टर होना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो तरीका यही है, सबसे पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करें, अपने बेसिक को क्लियर करें, डाउट को जो है बिल्कुल हटा दें। डाउट को निकालना पड़ेगा आपको, एक एक डाउट, जो छोटा से भी छोटा डाउट है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा और ऐसा होगा तभी आप जो है उस सब्जेक्ट के मास्टर हो पाएंगे। और यही हमारा यहाँ पर उद्देश्य भी है कि आप जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज पकड़ें, एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्लीट करें, उस पर जो एग्जाम्पल्स बनते हैं उसको करें। और फिजिक्स में ज़्यादातर जो है डेरिवेशन ही है, तो डेरिवेशन पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, कैसे डेरिवेशन को हम अप्रोच करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई चीज़ें हमें भूल जाती हैं तो कैसे उसको फिर से हम जोड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करते हुए जल्दी से जल्दी डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। और फाइनल में जो आखिर में फार्मूला आता है डेरिवेशन के साथ, उसको कैसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। और वो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में भी आते हैं। तो वो जो न्यूमेरिकल हैं वो फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स हैं कई सारे टॉपिक्स को मिला करके आपको जो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा फार्मूला यूज़ करें, कौन सा ना करें। तो उस समय क्या होता है कि आपको जो बेसिक अगर पता है तो वो वहाँ पर काम आता है। आपने सारे टॉपिक को क्लियरली पढ़ा हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं हर एक टॉपिक के लिए। तो चाहे आपको एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, चाहे दो टॉपिक को मिला करके क्वेश्चन पूछे, चाहे आपको दो अलग अलग चैप्टर के दो अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से उसको अप्रोच कर पाओगे। और सही अप्रोच अगर आपकी रही तो सलूशन आपका ज़रूर आएगा, आपका क्वेश्चन पक्का जो है सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें ये बताना था कि भाई आप जो है ये जो हम शुरुआत किए हुए हैं फिजिक्स के टॉपिक वाइज डिस्कशन की, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है कि जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, टॉपिक को बिल्कुल जो है परफेक्ट बनाना चाहते हैं। और देखें, होता क्या है कि जो अगर एक बड़ी चेन बनती है तो उसमें कड़ियों का बड़ा योगदान होता है। तो ये जो टॉपिक हैं आपके जो है पूरे सब्जेक्ट के क्या है, मतलब एक कड़ी है, एक एक कड़ी है, तो इनको अगर आप जोड़ोगे नहीं तो पूरा जो चेन है वो बनेगा नहीं, ठीक है। और वो चेन जो बना हुआ है वो मजबूत तभी होगा जब उसकी एक एक कड़ी मजबूत होगी। तो टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप कई सारे टॉपिक को मिला करके एक पूरा चैप्टर बनता है। आप उसके लिए वन शॉट पढ़ो, दूसरे चैनल से जा करके दूसरे जो सर लोग हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, वो लोग वन शॉट में आपको जो है पूरा का पूरा रिवाइज़ करवा देते हैं। लेकिन आपको टॉपिक का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर उसका डीप नॉलेज है तो आप और बेहतर करोगे। और यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य आपको जो है किसी दूसरे चैनल से अपने चैनल पर खींचना नहीं है। आपको जो है बस हमारा उद्देश्य ये है कि आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, टॉपिक में आप महारत हासिल कर लो, एक्सपर्ट बन जाओ, उसमें मास्टर बन जाओ। और फिर उसके बाद आप चाहे वन शॉट पढ़ो, चाहे दो शॉट पढ़ो, चाहे कितने भी शॉट पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, उससे जो है आपका फ़ायदा होगा। आप जो है और बेहतर उसमें
प्रदर्शन कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। अपना टॉपिक आज का जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक पर बेस्ड होगा। डाइलेक्ट्रिक का एक इंसुलेटर होता है, इतना तो आपके दिमाग में पहले से ही होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक इंसुलेटर से बना होता है, इंसुलेटर से बनाया जाता है। कंडक्टर से न बनाने का ये रीज़न होता है कि कंडक्टर में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर पोलराइज होते हैं तो जो बाहर की जो एक्सटर्नल फील्ड है ना उसको पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसके अंदर फील्ड कोई आती ही नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से कोई फील्ड नहीं आती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर ज़ीरो हो जाती है। तो ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा कि वो उस डाइलेक्ट्रिक का कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। मतलब अगर हम दो जो अपने चार्जेज हैं, ठीक है, या फिर जो प्लेट्स हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, तो हमारा मकसद कुछ होगा ना कि भाई हमें जो है दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको कम करना है या ज़्यादा करना है, या फील्ड को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, या पोटेंशियल को बढ़ाना है घटाना है। तो जब डाइलेक्ट्रिक कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तो कैसे ये सब होगा, पॉसिबल होगा। इस वजह से कंडक्टर ऐसा नहीं कर पाता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा करता है, इंसुलेटर ऐसा करता है कि वो जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम आता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम आती है, रिड्यूस होकर के आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कम होकर के आती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने यहाँ सामने लिखा हुआ है। टॉपिक क्या लिखा है देखें, रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है हमेशा जो फील्ड होती है वो रिड्यूस होकर के आती है, ठीक, रिड्यूस्ड फील्ड कम होकर के आती है। ये कैसे आती है अभी हम समझाते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, एक इंसुलेटर है। ये क्या है, ये एक इंसुलेटर होता है जिसको हम अक्सर जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके बीच में रखते हैं, ठीक है, या फिर दो चार्जेज आप मान लेते हैं, दो चार्जेज आपके पास है, पॉइंट चार्जेज, उनके बीच में भी रख सकते हैं आप, जो है कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ मसला होगा कि जहाँ फोर्स लगेगा, जहाँ फील्ड होगी, बस उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चलें, दो अपने जो है पॉइंट चार्जेज नहीं, दो अपना जो है प्लेट ही ले लेते हैं, या फिर कहें ये पूरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक लाइन में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दो इस तरीके से थोड़ी डिस्टेंस पर रख लिया है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सारे रख लिए हमने, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख लिया दूसरे वाली प्लेट पर। ये कैपेसिटर भी हो सकता है, और ये सिंपल जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ये किस लिए हमने किया है, क्योंकि यहाँ फील्ड, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, फील्ड अपनी जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ होगी, है कि नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू यहाँ होगी। इसे हम ई नॉट से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर में, इसके भीतर हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको रखा हमने, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से क्या हुआ, ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होगा ये इंसुलेटर ही होगा, इसको हमने रखा है। अब इसके भीतर क्या है कि भाई कंडक्टर है नहीं कि इसके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल हैं वो डाइलेक्ट्रिक, देखें दो टाइप का होता है भी डाइलेक्ट्रिक, एक तो पोलर होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर पड़ी तो वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब वो जो है वो मतलब दो पोल में बट जाते हैं, हर एक मॉलिक्यूल जो है दो पोल में बट जाता है। तो यहाँ जो हमने क्या लिया हुआ है, पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है, जिसके भीतर क्या रहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल रहेंगे, जैसे उनको एक्सटर्नल फील्ड मिलेगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो, मतलब क्या उनका जो उसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने को तो समझ रहे हो आप कि मतलब डाइपोल ऐसे ही बनता है ना, प्लस हो और फिर थोड़ी सी जगह पर यहाँ पर माइनस हो, और फिर ये डाइपोल मोमेंट बन जाता है। मतलब इनकी डिस्टेंस क्या है, 2a है, और कोई ये चार्ज हमने सेम चार्ज रखा हुआ है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेचर का रखा हुआ है। डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या है, हल्की छोटी से स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये डाइपोल बन जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो अपने चार्जेज हैं, वो जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड के भीतर में जो है ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल हैं
अगर ये पोलर डायलेक्ट्रिक तो है ही, इसके मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं। मतलब क्या, किसके जो मॉलिक्यूल है वैसे गोल रहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम वगैरह जो भी अक्सर, तो क्या होता है यहाँ पर ये जो है इस तरीके से पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, इधर पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हर जगह होगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस डाइलेक्ट्रिक के भीतर भी ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, डाइपोल दिखाई दे रहा है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसी मॉलिक्यूल के भीतर। तो होगा क्या कि ये सारे जो नेगेटिव वाले पार्ट हैं वो यहाँ चले आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, प्लेट की बात करते हैं। यहाँ दूसरा वाला जो है, जो पॉजिटिव वाले हैं उस नेगेटिव वाली प्लेट के पास चले आएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखें बाहर तो एक एक्सटर्नल फील्ड थी, लेकिन अंदर के जो मॉलिक्यूल वो पोलराइज हो चुके हैं, तो वो पोलराइजेशन की वजह से, या फिर कहें कि अंदर हमने क्या किया है, चार्ज इंड्यूस हुए हैं, और चार्ज इंड्यूस हुए हैं तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये थोड़ा बढ़ जा रही है ना। पहले एक ही जगह एक सेंटर पर रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, अब जब इनका सेंटर बदल रहा है तो ये डाइपोल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ये पोलराइज हो गए हैं। पोलराइजेशन की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाइलेक्ट्रिक के भीतर एग्जिस्ट करेगी। एक्सटर्नल तो है ही, लेकिन अंदर अंदर इस डायलेक्ट्रिक के भीतर भी एक जो है फील्ड यहाँ इंड्यूस होगी, और जिसे कहेंगे कि ये जो फील्ड होगी वो पोलराइजेशन की वजह से है, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो अंदर बात करेंगे हम, अंदर जो फील्ड आएगी वो ईपी जिसे कहेंगे पोलराइजेशन की वजह से, वो पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर देखेंगे ना भाई, अंदर चार्जेस को देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, बस ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई। वो तो बाहर के लिए था कि बाहर पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर राइट वर्ड आ रही थी। बाकी अंदर के लिए जो पोलराइजेशन की वजह से है, जो चार्जेस पोलराइज हो चुके हैं, जो मॉलिक्यूल पोलराइज हो चुके हैं, वो डाइपोल मोमेंट बना चुके हैं, उसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। वो बात अलग है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं होगा, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतना हुआ। अब जो इसमें से पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको हमने इस मैग्नीट्यूड से दिखाया, इस वेक्टर से दिखाया है, जो इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल इसमें पोलराइज नहीं हो पाएंगे और सारे के सारे ये किनारे सरफेस पर आ भी नहीं पाएंगे। इस वजह से जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड के, जो पोलराइजेशन वाली फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं हो पाएगी, हल्की उससे कम रहेगी। मतलब क्या हो, उसका जो वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा। तो इतना बड़ा वेक्टर हमने एक्सटर्नल फील्ड के लिए बनाया है, तो इसके लिए हम छोटा सा वेक्टर बनाएंगे। अब जो नेट फील्ड आएगी, अगर हम नेट फील्ड की बात करते हैं, यहाँ देखें, पहले तो आपको लिख दें कि ई नॉट क्या एक्सटर्नल फील्ड है जो अप्लाई की गई है वो है, और ई पी फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड होती है वो है। अब अगर हम नेट फील्ड की बात करें, ठीक है, नेट फील्ड कहाँ बात करेंगे, नेट फील्ड की अंदर, ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नेट फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड बड़ी है, दिख रहा है ना, इसका वेक्टर बड़ा दिखाई दे रहा है, और जाहिर सी बात है बड़ा होगा भी, ये एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितनी एक्सटर्नल फील्ड पर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ही पोलराइजेशन होगा। लेकिन पोलराइजेशन पूरा थोड़ी ना हो पाएगा, कंडक्टर थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो इंसुलेटर है, इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो हल्के से थोड़े बहुत मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आएंगे, थोड़े बहुत जो पॉजिटिव वाले हैं उस पर जाएंगे, सबके सब नहीं आ पाएंगे। इधर जो जितने चार्जेज और जितने मतलब फील्ड जितनी थी उतना जो है फील्ड यहाँ अंदर क्रिएट नहीं हो पाएगी पोलराइजेशन की वजह से। तो नेट फील्ड जो आएगी वो क्या होगा, बाहर जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड, उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें से ये जो पोलराइजेशन वाली फील्ड है उसको घटा देंगे, ये हो गया नेट फील्ड, ठीक है। अगर वेक्टर चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर हम वेक्टर नहीं चाहते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस तरीके से होगा नेट फील्ड, तो ये होगा ही, ठीक है। तो जो नेट फील्ड आएगी वो कम आएगी, एक्सटर्नल में से हमने क्या किया, पोलराइजेशन वाला घटाया है, तो इतने में से इतने घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा, यहाँ से जो इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी है, ई नॉट बड़ा है, तो मतलब जो नेट फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसको हमने ई से सपोज किया है, उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की तरफ ही होगी।
अच्छा ज़रा ये देखें कि अगर हमने यहाँ पर डाइपोल ये क्रिएट हो गया कि नहीं, नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो दोनों पूरा जो इसकी विड्थ है, ठीक है, डायलेक्ट्रिक की, वो डी है, तो एक यहाँ पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, सेम चार्जेज हैं, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे अभी निकालेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि यह देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आई है वो उतनी बड़ी नहीं हो पाई जितनी एक्सटर्नल फील्ड है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो नेट फील्ड आ रही है वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि डायलेक्ट्रिक रखने की वजह से डायलेक्ट्रिक के भीतर में एक्सटर्नल फील्ड जो है कम हो जा रही है, पहले से कम हो जा रही है। इस वजह से हेडिंग रखा गया रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड अ डायलेक्ट्रिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम आती है, रिड्यूस हो जाती है इस डायलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है। इस डायलेक्ट्रिक की वजह से क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अंदर वाले मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देती है और वो जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और डाइपोल की फॉर्मेशन की वजह से उनकी एक अलग से अलग से जो है फील्ड बन जाती है जो इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा भाई, उसका जो अपोज करेगी उसका विरोध करेगी, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी का विरोध करेगी। अब देखें इसी वजह से ये प्रोड्यूस भी हुई है और इसी का विरोध भी कर रही है, अक्सर यही होता भी है ना। जो अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें जो छोटी पार्टियां निकली हुई हैं आगे जाकर के वही फिर जो है पुरानी पार्टी के विरोध में चुनाव भी लड़ती हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमसे निकले हुए हो और फिर जो है हमारे विरोध में ही काम कर रहे हो, हमारे विरोध में बात कर रहे हो, हमारे विरोध में जो है चुनाव लड़ रहे हो तुम। ऐसा होता ही है, जिससे बना हुआ है एक्सटर्नल फील्ड से ये पोलराइजेशन वाली फील्ड आई है लेकिन ये इसी का विरोध कर रही है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, बिल्कुल रियल लाइफ में भी होता है, यहाँ भी हो रहा है, साइंस में भी हो ही रहा है, ठीक है। ये हुआ अपना जो नेट फील्ड है वो कम होकर के आ रही है, रिड्यूस होकर के आ रही है। समझ में आई बात? अब एक छोटा सा काम करें हम, ये जो नेट फील्ड आई है, ठीक है, इसका और जो अपने एक्सटर्नल फील्ड है इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी कि जो है एक्सटर्नल फील्ड और नीचे जो नेट फील्ड है इसका रेशियो, यानी कि ई नॉट और माइनस में क्या करेंगे ई पी करेंगे, जो पोलराइजेशन की वजह से है। ये जो रेशियो दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, डायलेक्ट्रिक की रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस डायलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के इस कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा जो है इसका सिंबल है, के की तरीके से हल्का बौना बना दिया जाता है और ये हो गया कप्पा, इसे कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ये अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसको ये कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है। परमिटिविटी, ठीक है। अब ज़रा याद करो, अपना जो रिलेटिव परमिटिविटी था उसका फार्मूला तो कुछ और था भाई, एप्सिलॉन आर था। इसकी जो वैल्यू थी, या फिर कहें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कप्पा है, इसकी जो वैल्यू थी वो तो कुछ अलग थी। क्या थी उसकी वैल्यू? जो अपना मतलब परमिटिविटी है उस मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे क्या रहेगा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी। या फिर सीधे ऐसे लिखते थे, मीडियम का मतलब सीधे सीधे एप्सिलॉन लिख देते हैं, ठीक है, मीडियम लिखने की ज़रूरत है नहीं। और नीचे क्या है? अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास पहले से था। अब जरा इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या आएगा फार्मूला हमारे पास, क्योंकि ये एप्सिलॉन आर ये पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, जो इसके बराबर होता था। और अभी जो एप्सिलॉन आर है और जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसके बराबर आया हुआ है, कि मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है अपॉन में जो रिड्यूस्ड फील्ड, नेट फील्ड, उसके रेशियो के बराबर। तो फाइनली इन दोनों में हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि अपना जो ई नॉट है अपॉन ई नॉट और माइनस में ई पी है और बराबर में ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ भी आ गया। अब जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं भाई, एक नया फार्मूला हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने अभी अभी बताया है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आया है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं,
ये डायलेक्ट्रिक की पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बता रहा है। मतलब क्या, मतलब डायलेक्ट्रिक के जो कैरेक्टरिस्टिक बताने वाले फैक्टर हैं उसमें पहला ये शामिल हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये बताता है कि भाई जो डायलेक्ट्रिक है उसके बारे में उसकी खास बात बताता है, वो कैसा है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करता है। डायलेक्ट्रिक को डिस्क्राइब करने वाला पहला फैक्टर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर एक और होता है, अभी हम जो उसको बताने जा रहे हैं आपको, उसको जो है कहते हैं उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपना फैक्टर है, जो चीज़ है, जो टर्म है, जो डायलेक्ट्रिक को डिस्क्राइब करता है, उसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी बिलिटी, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को कहते हैं चाइन। ठीक है, चाइन, नाम थोड़ा सा चाइया टाइप का है, कुछ बच्चे होते हैं ना चाइया, है ना। आइसक्रीम की दुकान पर गए अपने दोस्त के साथ, और फिर क्या हुआ कि तुम लोग दोनों ने जो है एक एक आइसक्रीम खाई। कौन सा आइसक्रीम खाते हो तुम लोग? कोन वाला खाते होगे ज़्यादा, या फिर बार खाते होगे, या फिर कप वाला लेते होगे। और तुम लोगों ने बढ़िया आइसक्रीम खाया। फिर तुम्हारा जो दोस्त था, ठीक है, उसने अपना जेब चेक किया और कहा अरे मैं तो अपना पैसा ही भूल गया आज तो मेरे पास, अब तुम भर दो। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो भरना ही पड़ेगा। तो कहोगे ना कि बड़ा चाहिए है। अगर एक दो बार वो कर दिया ऐसा हरकत तो कहोगे ये बड़ा चाहिए है, और अगली बार तुम जो है उसके साथ जाने से बहुत कतराओगे। तो यह चाहिए है, चाहिए टाइप का यह सिंबल है अपना, जिसे ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब दूसरा जो फैक्टर है, जो टर्म है, जो ससेप्टिबिलिटी, जो डायलेक्ट्रिक को डिस्क्राइब करता है, वो ससेप्टिबिलिटी, जिसको चाई कहते हैं। अब ये आता कैसे है? अब देखें, एक चीज़ हमने बताया था ना कि जो पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक के भीतर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फील्ड अंदर में कम हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, नेट फील्ड के बराबर आ रही है। मतलब अपना जो पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइजेशन को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पोलराइजेशन कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं। लेकिन ये नया नया शब्द आ गया, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करें। पोलराइजेशन, आखिर ये क्या होता है? या फिर कहें पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, बहुत आसान है, देखते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेज अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, अपने इसके जो मॉलिक्यूल हैं डायलेक्ट्रिक के भीतर, उनका पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहले एक जगह थे, अब थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस आ गई। जैसे डिस्टेंस आई तो वो डाइपोल बन गए, और डाइपोल को बनने को ही कहेंगे कि उनका पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज हैं मॉलिक्यूल के, वो थोड़ा डिस्टेंस पर हो गए, पोलराइजेशन हो गया उनका, जो अंदर जो है डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, उसे ही कहते हैं पोलराइजेशन। और इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दोनों को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है ज़रा देखें। पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन जो है या पोलराइजेशन डेंसिटी है, वो आखिर में है क्या? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? इसी डायलेक्ट्रिक का। ठीक है, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपिटल पी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि भाई जो डाइपोल है उसे लिखेंगे। डाइपोल का मतलब क्या हुआ? अगर हम डाइपोल इसे स्मॉल पी से डाइपोल लिखते हैं, और वैल्यू क्या होती है इसकी? जो चार्ज होता है वो लिखते हैं। ठीक है, जो चार्ज यहाँ पर है, मान लिया क्यू चार्ज है वो, और उसके बाद डाइपोल की लेंथ को लिखते हैं, मतलब 2a। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए। लेकिन यहाँ देखें, दोनों जो चार्जेज हैं वो d डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, क्योंकि ये जो इसकी विड्थ है डायलेक्ट्रिक की, वो स्मॉल d है। तो एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ पर, दोनों सरफेस पर हैं, इतनी डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं। तो ये p जो होगा वो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट। अपान में क्या करेंगे? अपान में वॉल्यूम रहेगा भाई। ठीक है, इसका जो एरिया है वो a है, और डिस्टेंस ये जो इसकी चौड़ाई है, थिकनेस है, वो d है। तो ये वॉल्यूम जो है अपना हो जाएगा a इंटू डी हो जाएगा, ये वॉल्यूम इसका। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? ये जो चार्ज q है वो, और उसके बाद
Q के बाद क्या आएगा इसमें, हम D से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कैपिटल P आया यहाँ पर वो आएगा क्या, देखें Q इंटू में D है, अपॉन में क्या करेंगे A इंटू में D, ये वॉल्यूम हो गया, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, Q अपॉन में A आ गया। अब देखें ये Q अपॉन में A क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो भैया अपना सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये जो पोलराइजेशन है कैपिटल P, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर आता है, और इसी पोलराइजेशन को पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते हैं। और इस मतलब क्या होता है कि जो भी डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के लिए जो डाइपोल मोमेंट है डाइलेक्ट्रिक के भीतर, उसे कहते हैं पोलराइजेशन या पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। अब समझते हैं ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब P हमें समझ में आ गया, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब समझ में आ गया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर ही है, ठीक है। अब समझते हैं कि जो चाई है, ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसका पूरा नाम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोलराइजेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जाहिर सी बात है, जितनी फील्ड यहाँ पर अप्लाई की जाएगी पोलराइजेशन भी उसी के हिसाब से होगा, उसी के रेशियो में होगा। बात क्लियर है। अब जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं फिजिक्स में, तो होता है कि केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में जब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम दो कांस्टेंट लिखेंगे। मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी लिखेंगे, और ये जो अपना चाई है नया कांस्टेंट, इसको भी लिखेंगे, और इंटू में ई होगा, ठीक है। तो ये बनता है अपना फार्मूला पोलराइजेशन के लिए, या फिर कहें पोलराइजेशन डेंसिटी के लिए। यहाँ जो चाई दिखाई दे रहा है यही ससेप्टिबिलिटी है, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, P ऊपर होगा और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए होगा, ई होगा, ठीक है। ये अपना ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये आई, चाई की वैल्यू ये आ गई, ये चाई का जो फार्मूला है ये आ गया। तो ये दूसरा जो अपना फैक्टर है जो डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है, वो ससेप्टिबिलिटी यानी चाई है। पहला वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसे हम कप्पा इस तरीके से लिखते हैं, या फिर अपना जो रिलेटिव परमिटिविटी इस तरीके से लिखते हैं, और ससेप्टिबिलिटी क्या लिखते हैं भाई, अपना चाई लिखते हैं। इसको चाइया टाइप का सिंबल से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, जिसे कप्पा कहते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और ये जो ससेप्टिबिलिटी है चाई, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध है क्या, ये जान लेते हैं कि ये दोनों जो है किस तरीके से रिलेटेड हैं, क्या इन दोनों में संबंध होता है, किस तरीके से ये रिलेटेड है, ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि यही दो ऐसे फैक्टर हैं, दो टर्म हैं जो डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनके बीच में संबंध भी जानना जरूरी है। तो भाई इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, और बहुत ही आसान है, रिलेशनशिप वो निकालेंगे। मतलब क्या है, अपना जो है लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अपना जो कप्पा है वो, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, कप्पा में छोटा सा ये जो लाइन है उसको छोटा कर देते हैं, ये कप्पा हो गया, एंड क्या रहेगा, चाई रहेगा, ठीक है। इन बच्चों हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है इसके भीतर कम होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल में से हमें जो पोलराइज वाली फील्ड है उसको घटाना पड़ता है, तो आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए फार्मूला हम जानते ही हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्या है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, उस फील्ड को हम क्या करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ई से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको लिखते क्या है, वो कैसे आता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो पोलराइजेशन वाली फील्ड है उसको घटाते तो आ जाती है, ठीक है। यानी कि ईपी, जो पोलराइजेशन वाली फील्ड है ईपी, उसको घटाते हैं एक्सटर्नल में से तो आती है, ठीक है। अब ज़रा देखें, ये जो ईपी है, ठीक है, ये जो ईपी है वो अंदर वाली फील्ड है, ठीक है, इस पोलराइजेशन की वजह से। और हम जानते हैं कि अंदर जो फील्ड होती है, ठीक है, अंदर जो फील्ड होती है वो क्या होती है कि मान लिया ये दोनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, पैरेलल प्लेट हैं, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट के बगल में, ठीक है, किसी पॉइंट पर दो प्लेट्स के बीच में जो पॉइंट होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो यहाँ जो ईपी होगा, ठीक है, वो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों पढ़ा हुआ है हमने कि जो डबल प्लेट होती है उसकी वजह से बीच में, इन साइड में, मतलब दो प्लेटें ऐसे हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इस तरीके से सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो अंदर में जो फील्ड है वो अपना ईपी ही तो है,
पोलराइजेशन की वजह से। तो ईपी की वजह से ये वैल्यू उठा करके यहाँ हम रख देंगे, ठीक है। तो ई नॉट माइनस ईपी की जगह पर क्या होगा, सिग्मा होगा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं ये जो सिग्मा है अभी अभी, ठीक है, जो पी है कैपिटल पी पोलराइजेशन, वो सिग्मा के बराबर आया था। तो हम सिग्मा की जगह पर पी भी लिख सकते हैं, मतलब ई नॉट और माइनस में कैपिटल पी है अपान में एप्सिलॉन नॉट है। ये ई की वैल्यू हुई कि नहीं हुई। लेकिन अभी अभी हमने जो पोलराइजेशन को डिफाइन किया था, तो पोलराइजेशन बराबर आया था पी बराबर क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट, और एक हमने अलग दो कांस्टेंट लगाया था, उसके बाद यहाँ ई आया था, ठीक है, यही आया था ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ई नॉट यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई इंटू ई, ये वैल्यू होगी पी की। तो इस पी की वैल्यू को फिर से हम यहाँ इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, और हमारा जो बनेगा राइट साइड में ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई भी है, इंटू में क्या है ई भी है, अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट इससे कट जाएगा, बचा है सिर्फ चाई ई। ये ई की वैल्यू आई है, कैपिटल ई की वैल्यू बराबर ई नॉट है और माइनस में चाई है और फिर ई है, ठीक है। ये जो ई है यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम दिखाई दे रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके डायलेक्ट्रिक के भीतर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है, इसको लेकर के आते हैं इस साइड में, ठीक है। और होगा क्या, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ई और प्लस में चाई और ई हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा, ये ई नॉट होगा। इसको क्या करते हैं भाई, ई को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 बचेगा और फिर चाई बचेगा, और बराबर में क्या होगा, ई नॉट बचेगा, ठीक है। इसको ज़रा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ स्पेस है, यहाँ देखते हैं, यहाँ से जो 1 प्लस चाई आएगा बराबर में क्या आएगा, ई नॉट अपान में क्या आया, ई आ गया, ठीक है। ई नेट फील्ड है, इस नेट फील्ड को हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, ई नॉट अपान में क्या आएगा, जो अपना एक्सटर्नल फील्ड है इसी में से ई पी को घटाया जाता तो आता है। और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ा है, ये किसके बराबर आया था, ये कप्पा के बराबर आया था, यानी कि ये रिलेटिव परमिटिविटी थी, ठीक है। यानी कि 1 प्लस और ये जो चाई है बराबर में कप्पा आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अपना जो है ये यही अपना रिलेशन देखो आ गया, 1 प्लस चाई बराबर कप्पा। मतलब अगर हमने यहाँ पर कप्पा बराबर लिखना है तो क्या होगा, 1 प्लस चाई, ठीक है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। मतलब क्या कि अगर हम चाई में एक जोड़ते हैं तो वो कप्पा के बराबर आता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आता है। तो आज हमने देखा कि एक डायलेक्ट्रिक के भीतर में कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। उसका रीज़न हमने देखा कि भाई पूरा जो है श्रेय वो जो है पोलराइजेशन को जाता है, यानी कि जो चार्जेज हैं वो जो इंड्यूस हो जाते हैं और जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो डाइपोल बन जाता है हर एक मॉलिक्यूल के भीतर। और यही इसका रीज़न है कि डायलेक्ट्रिक के भीतर में ये जो फील्ड है वो कम हो जाती है, और फील्ड का कम होना फिर हमें बहुत फ़ायदा देता है। और फील्ड कम होने की वजह से क्या होगा कि अगर ये दोनों जो पॉइंट चार्जेज अगल बगल रखे गए हैं तो फिर क्या होगा, अंदर फील्ड कम है, ये फोर्स को भी कम कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको भी ये कम कर देंगे। तो डायलेक्ट्रिक का फ़ायदा यही है कि अपना जो फोर्स है उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है, यही मतलब है। बाकी ये करता क्या है कि पूरी फील्ड को कैंसिल आउट तो करता नहीं है, कुछ फील्ड बची रह जाती है। तो ये सिर्फ जो है फील्ड को, बाहर वाली फील्ड को थोड़ा सा कम करने का काम करता है, पूरा ख़त्म नहीं करता है। तो हमने देखा कि डायलेक्ट्रिक के भीतर में फील्ड कम हो जाती है, इसकी वजह से पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन का क्यों आता है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, चार्जेज जो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वाले थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं, तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि भाई जो है डाइपोल मोमेंट के फॉर्मेशन से पोलराइजेशन हो जाता है। इसी क्लास में हमने ये भी देखा है कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किस तरीके से आता है, इस तरीके से आया था। मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अपान में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलेक्ट्रिक के भीतर वही अपना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, इन दोनों का रेशियो, और इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी इसी को कहते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि जो दूसरा टर्म है जो डायलेक्ट्रिक को डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, बढ़िया से समझाता है, या उससे और ज़्यादा हमें पता चलता है उसके चरित्र के बारे में डायलेक्ट्रिक के, वो है ससेप्टिबिलिटी, जिसे चाई कहते हैं।
और फिर लास्ट में हमने चाई और इस कप्पा के बीच में यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में संबंध भी स्थापित किया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को भी स्थापित किया है, जो कुछ इस तरीके से है, कप्पा बराबर 1 प्लस चाई। ये तो समझ में आया, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल बेसिक था। मसला सिर्फ क्या था कि जो डायलेक्ट्रिक के भीतर जो मॉलिक्यूल हैं वही पोलराइज हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर पोलराइज नहीं होते तो इतना सब कुछ नौटंकी होती ही नहीं, और पोलराइजेशन की वजह से होता क्या है, सब कुछ होता है, पूरा बवाल होता है। जैसे किसी देश में क्या होता है कि देश का जो पब्लिक है अगर वो पोलराइज हो जाए, ठीक है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तभी पूरा मसला शुरू होता है, स्टार्ट होता है। जैसे इंडिया में यही होता है कि जैसे चुनाव आता है तो जो पार्टी चाहती है कि मैं जीतूँ ना, तो वो यही काम करती है, और वो पार्टी जीत भी जाती है, वही काम करती है कि पोलराइज कर देती है, ठीक है। क्या होता है, कुछ ऐसे मुद्दे उठाती है कि एक धर्म वाले एक तरफ हो जाए, दूसरे धर्म वाले दूसरी तरफ हो जाए। तो होता क्या है कि ऐसे में वो किसी एक धर्म के लोगों से पूरा वोट ले लेती है और जीत जाती है। तो पोलराइजेशन ही क्या यहाँ पर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है। मतलब जो पूरा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जा रहा है कि नहीं तो बाहर जो फील्ड थी उतनी फील्ड होती कि नहीं। तो ऐसे ही अगर देश में पोलराइजेशन होता तो कि जो तरक्की है वो कम हो जा रही है, कम होगी, जाहिर सी बात है। जो फील्ड कम हो जा रही है पोलराइजेशन की वजह से, साइंस कह रहा है, तो पोलराइजेशन की वजह से जब साइंस कह रहा है कि फील्ड कम हो जा रही है, प्रभाव कम हो जा रहा है, तो भाई देश की जनता का, देश की तरक्की का प्रभाव, देश का जो प्रभाव है वो कम होगा ही जब पोलराइजेशन होगा। इस वजह से सारी पार्टियों से हम निवेदन करें कि भाई जो पोलराइजेशन न करें, ताकि क्योंकि जो हमारा प्रभाव है, हमारी जो तरक्की है वो अवरुद्ध होती है, कम हो जाती है, ठीक है। इन लोगों के चक्कर में भी आप ना पड़े कि जो है पोलराइजेशन करवा दें चुनाव के टाइम में धर्म और जाति के नाम पर, और आप जो है उछल करके उस पार्टी को वोट दे देते हैं और फिर वो पार्टी जीत जाती है, फिर वो अपने हिसाब से काम करती है। फिर क्या करेगी भाई, जिससे वो जीती है, जिन लोगों के वोट से, उनके लिए काम करेगी, और जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है तो उनको क्या करेगी, उनको नस ही काटते रहेंगे 5 साल तक। तो ये बहुत गलत बात है भाई, पोलराइजेशन बहुत गलत बात है। साइंस में हमने देख ही लिया और रियल लाइफ में हम बता रहे हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल पोलराइजेशन क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, हमारी तरक्की को कम कर रहा है पोलराइजेशन। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने ये देखा डायलेक्ट्रिक के भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है पोलराइजेशन की वजह से। और साथ में हमने 2 टर्म यहाँ पर देखे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के को बिल्कुल डिफाइन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। 2 ही टर्म है, क्या है भाई, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला वाला जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और दूसरा जो टर्म है वो ससेप्टिबिलिटी जिसको चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इस तरीके का ये जो है टेढ़ा मेढ़ा जो लपटा सा, ठीक है, इस तरीके से अपना जो सिंबल होता है ये चाई होता है, बड़ा चाइया होता है, ठीक। तो आई होप कि आप सबको ये पूरा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, आपको रिस्पांस देंगे। अगली वीडियो में जो है उस हिसाब से आपको जो है उसका आंसर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।